हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है विंटर। ये कहानी उस समय की है जब लोगों को उनके रंग से, जाति से या फिर कास्ट से देखकर उन्हें सालों तक लेबर कैंप में कैद किया जाता था। तो समय चल रहा है 1994 का। जगह है हंगरी, जहाँ पे हम एक छोटे से परिवार को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। सब लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन तभी आयरन की बेटी क्लेयर उससे पूछती है कि आखिर हम लोग इतने खुश क्यों हैं? क्या आप लोगों को मेरे डैड की याद नहीं आती? वो इसके आगे कुछ और कह पाती कि तभी आयरन उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार के लोगों को ये बात अच्छे से पता थी कि उसने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। उस रात क्लेयर कहती है कि मम्मी, मुझे पापा की शक्ल अब याद नहीं है। तो उसकी माँ उसे झूठा दिलासा देकर सुला देती है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन आयरन को अच्छे से पता है कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब अगले दिन सुबह डाकिया आता है। वो अपने साथ एक संदेश लेकर आता है जिसे पढ़कर पूरा परिवार हिल जाता है। दरअसल सोवियत यूनियन अब उन लोगों को लेबर कैंप में भेज रहा है जिनके रिश्तेदार या फिर उनका कोई भी फैमिली मेंबर जर्मनी से है, जिनमें आयरन का परिवार भी आता है। और अगर किसी ने भी उनका ये फरमान नहीं माना तो वो उनके पूरे परिवार को मार देंगे। आयरन को ये बात अच्छे से पता थी कि वो अब शायद लौट कर कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी आज तक लेबर कैंप में गया है उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर जाते जाते आयरन क्लेयर से वादा करती है कि वो जरूर लौट कर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में आयरन अपना किया हुआ वादा पूरा कर पाएगी या फिर नहीं? देखते हैं कि गांव के सभी लोग अपने अपने घर को छोड़कर वहां से जा रहे हैं। बीच में उन्हें कई सारे सोवियत सोल्जर भी मिलते हैं जो औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, और अगर ऐसा करने में कोई उन्हें रोक रहा था तो वो उन्हें मार दे रहे थे। ये सब आयरन अपनी आंखों से देख रही थी। अब यहाँ बीच सफर में आयरन की मुलाकात एक 17 साल की एना नाम की लड़की से होती है जो बोल नहीं सकती है। उसकी ऐसी हालत देखकर आयरन को उस पर बहुत तरस आता है, इसलिए वो उसे अपने हिस्से का खाना दे देती है। जिसके बाद वो चलते चलते रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं, जहां से एक ट्रेन उन्हें लेबर कैंप में ले जाएगी। अब उस ट्रेन को देखकर सभी की रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर वो उसमें चढ़े तो वापस कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। इसी डर से कई लोग वहां से भागना चालू कर देते हैं, पर उन्हें वहीं मार दिया जाता है। जिसके बाद सभी को जानवरों की तरह उस ट्रेन में भर दिया जाता है, जहाँ पे सांस लेने के लिए भी सिर्फ एक खिड़की थी। वहां भी आयरन एना का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती है, उसे अपने साथ साथ रखती है। कुछ देर बाद सभी औरतों को उस ट्रेन में अपने अपने बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन सभी औरतों की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या वो यहाँ से वापस लौट कर जा पाएंगी, क्या वो अब दोबारा अपने घर अपने परिवार से मिल पाएंगी। ये तो हमें आगे पता चल पाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद ट्रेन रुकती है। सभी लोगों को उतारा जाता है और इस सफर में एक औरत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी मदद के लिए आयरन आगे आती है, लेकिन सैनिक उसे मारने लगते हैं। तब एवा नाम की लड़की उसकी मदद करती है और उसे अंदर ले जाती है। सारी औरतें जब उस लेबर कैंप को देखती हैं तो समझ जाती हैं कि अब उनका यहाँ से बाहर निकलना तो ना के बराबर है, क्योंकि ये जगह जंगल के बीचों बीच में थी। ऊपर से यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि ज्यादा देर अगर कोई बाहर रहा तो ठंड से ही मारा जाएगा। कैंप के अंदर जाते ही सबके कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर उन्हें ठंडे पानी से नहलाया जाता है। इसके बाद उन्हें एक जगह ले जाया जाता है जहाँ पे बेड तो बस 100 ही थे, लेकिन सोने वाले 1000 के करीब थे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पहली रात गुजारी होगी। अगली सुबह सबको बाहर खड़ा किया जाता और एबा को ट्रांसलेटर बनाकर उन्हें बताया जाता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ से दूर एक माइन में काम करना होगा, और अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो मार दिया जाएगा। इन सभी लोगों को उस गुनाहों की सजा मिल रही थी जो उन्होंने अपने इस जन्म में कभी किया ही नहीं था। अब जेल से कोसों दूर ठंड में इन्हें उस माइन तक ले जाया जाता है, जहाँ पे इन्हें जानवरों की तरह मजदूरी कराई जाती है, पर इसके बदले में इन्हें खाने में सिर्फ एक कप पानी और ब्रेड मिलता है। माइन में भी आयरन एना से दूर नहीं होती। वो उसके लिए पूरे दिन झुक कर खुदाई करती है और उसका साथ नहीं छोड़ती। इसी दौरान उसे वहां जॉन नाम का आदमी दिखाई देता है जो उसी की तरह कैदी था। पहले ही दिन उनका टारगेट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से खाना खत्म हो जाता है और उन्हें ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। उस माइन में काम करने की वजह से आयरन की पूरी स्किन खराब हो चुकी थी। उसके शरीर से खून आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी काम करती रहती है। अब अगले दिन में कुछ ऐसा ही होता है, पर तब आयरन एक सोल्जर से कहती है कि वो उसका खाना बचा कर रखे, क्योंकि उन्हें काम खत्म करने में देरी हो जाएगी। पर इसके बदले में वो उसके करीब आने को कहता है, जो एना को पसंद नहीं आता। इसलिए वो आयरन का साथ छोड़ देती है, जिसके बाद उसका टारगेट भी पूरा होने लगता है और वो खाना भी खा लेती है।
लेकिन वहीं आयरन भूखी सो रही थी। पर एक दिन आना उसके पास आकर उसे खाना देती है क्योंकि उसने उसके लिए खाना बचा कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जॉन को अब आयरन पसंद आ गई थी, इसलिए वो जितना हो सकता था उसके लिए काम आसान करता, मगर बिना किसी को पता चले। वहीं दूसरी तरफ एबा अब काम नहीं करती थी, वो ज्यादातर सोवियत सिपाहियों के साथ ही रहती थी और ये देखकर आयरन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह एक कैदी थी और उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा था। कुछ समय के बाद आना की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेबर हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते, इसलिए वो उसे लेकर अपने साथ रूम में आती है। पर वहाँ एक लेडी उसे बताती है कि उसे टाइफस नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान के शरीर पर छाले आ जाते हैं जो धीरे धीरे करके उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन आयरन उसका पूरा ख्याल रख रही थी। पर अगले दिन सब लोग काम में जाने लगते हैं तो एक सोल्जर आकर आना को भी ले जाने लगता है। आयरन बहुत बोलती है कि उसकी हालत अभी काम करने लायक नहीं है, लेकिन वो सोल्जर नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए माइन तक ले जाता है, जहां जाकर उसकी हालत और ज्यादा बुरी हो जाती है। इसलिए वो जहां पर काम कर रहे थे एक सिपाही की मदद से उसके लिए वो दवाइयां मंगवाने का इंतजाम करती है, लेकिन उसके लिए ट्रक ड्राइवर बदले में कुछ मांगता है। अब आयरन के पास एक आखिरी चीज बची हुई थी और वो थी उसकी शादी की अंगूठी, जिसे वो उठाकर उस ड्राइवर को दे देती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद वो नहीं आया था। उसी दौरान आयरन को खाने के लिए बुलाया जाता है और उसे मजबूरन आना को लेकर बाहर आना पड़ता है, जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। अब एक सैनिक आकर उसे कहता है कि हमें कैंप चलना चाहिए, लेकिन आयरन को दवाइयों का इंतजार करना है क्योंकि अगर वो नहीं आई तो आना मारी जाएगी। और बहुत देर हो जाती है और दवाइयां तो नहीं आती, लेकिन उनके पास एक भेड़िया जरूर आ जाता है, जिसे भागने के चक्कर में आयरन आना का साथ छूट जाता है और जब वो वापस आकर देखती है तो आना ने अपना दम तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये चीज़ आयरन को किस कदर तोड़ सकती है ये आपको अच्छे से पता होगा। उसके जाने के बाद भी वो उसकी बॉडी को वहाँ छोड़ने वाली नहीं थी। वो आना को घसीटते हुए कैंप तक ले आ रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक और भेड़िए पर पड़ती है जो उसके करीब आ रहा था, इसलिए उसे मजबूरन अपने दिल पर पत्थर रखकर आना को वहीं छोड़कर कैंप आना पड़ता है। लेकिन यहाँ आकर वो सैनिक से कहती है कि वह आना को लेकर यहाँ पर आ जाए, पर वो सोल्जर साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से आयरन गुस्से में आ जाती है और एक सोल्जर की बंदूक उठा लेती है। पर तभी पीछे से कोई आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है। अब 2 दिन बाद जब उसे प्यास लगती है तब जाकर उसे होश आता है और तब वो खुद को एक काल कोठरी में पाती है। ऊपर से सोवियत सोल्जर ने उस कोठरी में चूहे भी छोड़ दिए थे जो हर रोज आयरन की बॉडी को खा रहे थे और उसे वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अब एक दिन जब उसकी हालत बहुत बेकार हो गई थी तो आयरन को हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो क्लियर को और अपने पति को देख रही थी। अब महीनों बाद जब वहाँ के सोल्जर कोठरी से कुछ आवाजें नहीं आती तो वो आयरन को बाहर निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि इसे भी वही बीमारी हो गई है जो सेम आना को हुई थी। ऊपर से उसके शरीर में अब खून की बहुत कमी हो चुकी थी और इसी वजह से वो बहुत टाइम तक बेहोश ही रहती थी। डॉक्टर को उसे दिखाया जाता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसे एक कमरे में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर उसकी ही तरह और भी बहुत सारी औरतें थी जिन्हें सेम ये बीमारी थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत समय तक काम पर ना आने की वजह से जॉन को पता चलता है कि आयरन की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो उसके बारे में पता लगाने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डॉक्टर को रिश्वत देता है जिसे वो और अच्छे से इलाज कर सके। उस दिन के बाद से वो उसके लिए खाने पीने का सामान लाने लगता है और उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता है। तब आयरन पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो जॉन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। ये बात सुनकर जॉन कहता है कि मेरा भी एक परिवार है, लेकिन वो मुझसे 2000 किलोमीटर दूर है और तुम्हें भी अब इस बात को मान लेना चाहिए कि हम लोग यहाँ से कभी लौट कर घर नहीं जा पाएंगे, इसलिए तुम्हें यहीं अपना घर बसाना होगा और हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। अब आयरन को अभी भी लग रहा है कि वो अपने घर जा सकती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को वादा किया था जो कि वो किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेगी। कुछ दिनों के बाद आयरन को पता चलता है कि हिटलर ने खुदकुशी कर लिया और अब जंग खत्म हो गई है, यानी कि वो अब अपने घर जा सकते हैं। अब जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो कैंप में जाती है, वहां भी कोई नहीं था। तब उसे लगता है कि शायद सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं,
इसलिए वो भी अपना सारा सामान पैक करने लगती है। उसके चेहरे पर हम एक स्माइल देखते हैं जो ये साफ जाहिर कर रही थी कि आज वो कितना ज़्यादा खुश है। इन तभी सारी औरतें वापस आती हैं और उसे बताती हैं कि भले ही जंग ख़त्म क्यों ना हो गई हो, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि हम यही काम करते रहें। ये सुनकर आयरन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे अब जॉन की कही बातों पर यकीन होने लगता है कि शायद वो अपने घर कभी लौट कर नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे यहीं अपना परिवार बना लेना चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद दोबारा से अपने कामों में सब लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक उसकी बेटी ही थी। वो इसी सिलसिले में जाकर जॉन से भी मिलती है और उसे बताती है कि उसे अब अपने घर जाना है अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उसे रहन सहन के तरीके को सीखना है। जैसे कि वो यहाँ पर रहता है तो जॉन उसे सब कुछ सिखाने लग गया था, पर उसने उसे एक बात कंफर्म कर दी थी कि वो अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। जॉन को समझ आ गया था कि शायद अब आयरन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन वो एक दिल का अच्छा इंसान था, इसलिए उसने ये सब ना सोचते हुए उसकी मदद करना बेहतर समझा। उसने उसे सिगरेट बनाना सिखाया जिससे कि वो वहाँ के सिपाहियों को रिश्वत दे सके और अपना काम आसानी से करवा सके। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें सीख रही थी, जिससे होता ये है कि उसे अब यहाँ पर रहने में आसानी हो रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ जॉन ने उसे एक और बात समझाई थी कि अगर यहाँ पे रहना है खुद के बारे में पहले सोचना होगा, उसके बाद दूसरों के बारे में। पहले खुद की ज़रूरतों का सामान पूरा करो, देन दूसरों की। जॉन और आयरन के बीच में बढ़ती नज़दीकों को देखकर एबा भी हैरान थी और एक दिन वो आयरन से खुद के लिए दवाइयाँ लाने को कहती है क्योंकि उसे बहुत बीमारी हो गई थी जो कि एना को ही थी, पर आयरन साफ साफ मना कर देती है और तब उसे समझ आ जाता है कि अब वो पहली जैसी नहीं रही। अब एक दिन काम करते हुए जॉन चोटिल हो जाता और इस दिन आयरन को भी एहसास हो जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं जॉन को पसंद करने लगी है, क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए हर वो कोशिश की जो वो कर सकती थी। उसने बहुत से लोगों को रिश्वत दी जिसके बदौलत जॉन का सही इलाज हो पाया और जिसके बाद वो दोनों ये मान लेते हैं कि अब वो एक साथ ही रहेंगे तो बेहतर होगा। इसलिए आयरन ने भी जॉन को अपना लिया था और वहीं कैंप को अपना घर बना लिया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके 4 साल बीत जाते हैं। सब कुछ अब कैंप में नॉर्मल हो गया था और उधर एबा ने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसको आयरन और वो दोनों संभालते हैं, क्योंकि अब आयरन भी बदल गई थी। वो सबको अपना दोस्त मानती थी। उसकी और एबा की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जॉन के साथ साथ उसके अच्छे संबंध भी हो गए थे, लेकिन वही एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसने ना तो आयरन को उम्मीद थी और ना ही जॉन की। सबको पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खबर आती है कि इस कैंप में जितनी भी औरतें रह रही हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। ये खबर सुनते ही आयरन और एबा रोने लग जाती हैं और आपस में गले मिलने लगती हैं, क्योंकि शायद उन्होंने इस कैंप में असली दर्द को समझा था। कुछ दिनों बाद एबा और उसके साथ कई औरतों को उनके घर भेज दिया जाता है। वहीं आयरन और जॉन भी ट्रेन में बैठकर अपने अपने डेस्टिनेशन जाने लगते हैं, लेकिन अभी आयरन के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई थी। उन्हें बताया जाता है कि जंग के बाद जिस जगह जॉन रहता था वो अब जर्मनी से निकाल दी गई है, इसलिए अगर उसे आयरन के साथ रहना है तो उसे खुद को आयरन की पहचान जर्मन बताना होगा, तभी वो साथ पर रह पाएंगे। अब आयरन के लिए एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि उसे जॉन या फिर अपने परिवार में से एक को चुनना था। अब कुछ समय के बाद वो जगह आ जाती है जहां पर सभी लोगों से उनकी पहचान पूछी जाती है, जिसमें जॉन खुद को जर्मन बताता है और जर्मनी जाने वाली ट्रक में बैठ जाता है। लेकिन वहां आयरन नहीं आती। वो उसका इंतजार करता रहता है पर वो नहीं आती, इसलिए ट्रक चल जाती है। पर कुछ देर बाद आयरन वापस आती है और वो ट्रक को रोकता है, लेकिन वो उसके साथ चलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो उसे एक लेटर देती है और वहां से चली जाती है। जब जॉन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि थैंक यू जॉन, तुमने मुझे 4 साल तक बहुत प्यार किया, मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी बेटी सबसे पहले आते हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब उसकी लिखी बातें पढ़कर जॉन फूट फूट कर रोने लगता है। उसे हमेशा से यही लग रहा था कि शायद उसका प्यार में इतनी ताकत है कि वो आयरन को खुद के साथ ले जाएगा, लेकिन आयरन के साथ रहना उसकी किस्मत में शायद नहीं था। वहीं दूसरी ओर आयरन अपने घर पहुंचती है, जहां उसके माँ बाप देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वापस आ गई है। कुछ देर बाद उसे क्लियर भी दिखती है, जिसे वादे के लिए उसने अपने सबसे अजीज दोस्त अपने प्यार को छोड़ दिया था, पर आखिर में उसने अपने वादे को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस लेबर कैंप में पूरे 7 लाख लोगों को कैद करके रखा गया था, जिसमें से बस 3 लाख लोग ही वापस लौट कर आ पाए, और बचे हुए कहाँ गए, उनका क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चला। और चौंका देने वाली बात ये थी कि जो भी लोग बचे हुए थे उन्हें हमेशा से रोका गया था किसी को भी इस कैंप के बारे में बताने से। यही वजह है कि सच्चाई को बाहर आने में 70 साल लग, लेकिन जब लोगों ने इस हादसे को उनके मुंह से सुना तो उनकी रूह तक कांप गई कि आखिर एक इंसान के अहंकार की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपने को खो दिया। वेल, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।